So hello and welcome friends. So today we will discuss a wonderful poem by जयंत महापात्रा that is Dawn at Puri. तो आज हम Dawn at Puri को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसकी समरी को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको पूरी ये पोएम सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम के टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। डाउन एट पुरी। तो डाउन जो होता है DAWN, ये एक सुबह का समय होता है। सुबह का समय मतलब थोड़ा सा डार्कनेस होता है और थोड़ी देर बाद सनराइज़ होने वाला होता है। मतलब सुबह का वो टाइम 5 AM या फिर 5:30 AM का वो टाइम। तो इसमें क्या क्या हुआ, इस समय पोएट ने क्या क्या देखा, ये सब इस पोएम में बताया गया है। और पुरी ये ओडिशा में स्थित एक शहर का नाम है। जगन्नाथपुरी आपने सुना होगा। तो लॉर्ड जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में स्थित है और लॉर्ड जगन्नाथ ये लॉर्ड विष्णु जी का इनकारनेशन है, उनका ही एक रूप है। तो इस होली प्लेस में बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब यहाँ पर इस ठिकान को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर अंतिम संस्कार करना एक मोक्ष का द्वार माना जाता है, मतलब एक मोक्ष का पर्याय माना जाता है। तो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करना बहुत ही यूज़फुल होता है इस ठिकान में करना। तो पोएट ने इस पोएम में डिस्पैरिटी को बताया गया है, मतलब विषमता और असमानता दिखाई गई है। हिंदू धर्म में किस तरह से जब ये ठिकान साल्वेशन का एक द्वार है, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पर दूसरी तरफ डिस्पैरिटी दिखाई गई है, एक विषमता दिखाई गई है। तो हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं और इस पोएम को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। एंडलेस क्रो नाइजेस अ स्कल इन द होली सैंड टिल्ट्स इट एम्प्टी कंट्री टूवर्ड्स हंगर। तो पोएट ने यहाँ पर एंडलेस क्रो नाइजेस मतलब कौवों का जो आवाज़ है, एंडलेस उनकी आवाज़ है। क्रो यानी कि कौवे। तो सुबह सुबह का समय यहाँ पर दिखाया गया है और बहुत सारे कौवे आवाज़ कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। मतलब वहाँ का जो प्लेस है जहाँ पर कौवे है वो एक दाह संस्कार करने वाला प्लेस है। मतलब जहाँ पर किसी का दाह संस्कार हो रहा है या फिर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो ये जो क्रो का नाइज है उस प्लेस को दर्शाता है। मतलब इस ठिकान पर किसी का शव जो है जला रहे हैं और बहुत सारे कौवे वहाँ पर किसी शरीर का मांस खाने के लिए आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे कौवे वहाँ पर घूम रहे हैं। और स्कल इन द होली सैंड, और एक खोपड़ी, जो स्कल है, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। तो ये खोपड़ी जो है वहाँ पर उनको दिखती है, जो कि आधी जली हुई थी लेकिन आधी जली नहीं थी। तो यहाँ पर ये स्कल क्या दर्शाती है? टिल्स इट एम्प्टी कंट्री टूवर्ड्स हंगर। तो जिस किसी ने भी उस शव को जलाया होगा वो तो बहुत गरीब होगा, जिसके पास लकड़ियाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो इसीलिए वो जो स्कल है, जो आधी जली हुई खोपड़ी है, वो सिर्फ आधी जली है, पूरी नहीं जली है, क्योंकि उसके परिवार में गरीबी होगी। हंगर मतलब भूख के लिए वो तड़प रहे होंगे। तो इंडिया की जो गरीबी है इस स्कल से दर्शाती है। तो एक तरफ जो है इस प्लेस को हम होली प्लेस मानते हैं, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब एक साल्वेशन का ये एक द्वार है, एक मोक्ष का द्वार यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अंतिम संस्कार, दाह संस्कार होता है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि अर्ध जली हुई खोपड़ी है वो उनके सामने है। तो वो क्या दर्शाती है कि इंडिया में भूखमरी है, गरीबी है। तो इस बात को यहाँ पर वो दर्शाते हैं। अब दूसरे स्टैंडर्ड देखिए। वाइट क्लैड विडो वुमन पास द सेंटर्स ऑफ देयर लाइव्स आर वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल।
अब दूसरा सीन पोएट क्या देख रहे हैं, सुबह का समय था, डाउन एट पुरी, ठीक है। और पोएट अब सुबह सुबह दूसरा दृश्य क्या देख रहे हैं कि जो वाइट क्लैड विडो वुमन है, जो वाइट सफ़ेद साड़ी पहनी हुई विडो वुमन, जो विधवा वुमन है, वो लाइन में लगी हुई है। किस लिए? तो जो टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ का, तो उनका दर्शन लेने के लिए वो लाइन में खड़ी हुई, अलग से उनकी लाइन अलग है। तो यहाँ पर भी वो डिस्पैरिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से जो विडो वुमन को है, ये समाज, हमारा जो समाज है, उनको दूर कर रहा है अपने से, उनको अलग कर रहा है। तो वो जो विडो वुमन है, पास द सेंटर ऑफ देयर लिव्स, उनके जीवन का जो सेंटर है, जीने का जो महत्व है, मतलब जो उनके जो जीने का वो एक बड़ी वजह थी, वो तो चली गई। और वो बड़ी वजह क्या थी? तो उनके हस्बैंड, तो उनके जो पति थे वो चले गए, वही उनका एक सेंटर था जीने का। तो पैट्रियार्चल सोसाइटी को भी यहाँ पर दिखाया गया है, एक पितृसत्ताक समाज इस पोएम में, इस स्टैंजा में हमें दिखाई पड़ता है। तो वो उनका सेंटर चला गया, अब उनका जीने का कोई भी सहारा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही उनका सहारा है। वो एक होप है कि भगवान ही उनका सब कुछ अच्छा करेंगे, और इसलिए वो मंदिर में है और अलग से लाइन लगाए हुए हैं और वेटिंग द एंटर द ग्रेट टेम्पल। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में, देयर ऑस्टर आइज स्टेयर लाइक दोज कॉफ्ड इन द नेट हैंगिंग बाय द डॉन्स शाइनिंग स्टैंड ऑफ फेथ। अब विधवा वुमन के बारे में थर्ड स्टैंडर्ड में भी बताया गया है। देयर ऑस्टर आइज, ऑस्टर्स आइज मतलब एक कठोर, ऑस्टर्स का मतलब क्या होता है? कठोर, मतलब उनके आंखें, अब उनके आंखों में कोई भी डिज़ायर नहीं है, एक जीने की उम्मीद भी उनके आंखों में नहीं है, सही तरीके से बताया जाए तो ऑस्टर आइज का यही मतलब है कि उनके जीवन में अब कोई मतलब नहीं है, उनको कोई डिज़ायर नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं है, उनको कुछ भी करने का मन नहीं है, वो बस भगवान के भक्ति में रहना चाहते हैं। स्टेयर लाइक दोज कॉट इन द नेट, और उनकी आंखों में हमें दिखाई दे रहा है कि वो किसी जाले में फंस गई है। जिस तरह से एक मछली किसी के जाले में फंस जाती है, तो उस जाले में ये जो विडो वुमन है फंस चुके हैं, ना ही ये कुछ कर सकते, मतलब इनके जीवन में फ्रीडम नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये बंदिश हो चुके हैं, इनका फ्रीडम चला गया है। तो एक मछली की तरह जो कि एक नेट में रहती है, एक जाले में वो फंस चुकी है। सो हैंगिंग बाय द डॉन्स शाइनिंग स्टैंड्स ऑफ फेथ, अब उनका एक ही भरोसा है, अब एक ही उनका जो उनकी आशा है, एक होप है, और वो विश्वास कर सकते हैं वो पर सिर्फ भगवान के ऊपर। तो इसीलिए वो लाइन में लगे हुए हैं। द फेल अर्ली लाइट कैचेस ruined leprous shells leaning against one another, a mass of crouched face without names. A pale early light catches. अब उनके जो पोएट है उनको तीसरा दृश्य दिखाई देता है। अब जो फोर्थ स्टैंजा में हमें क्या बताया जा रहा है, देखिए कि उनको अगला दृश्य कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह का एक समय है, डाउन एट पूरी, ठीक है, डाउन का एक समय है। तो उस समय वो क्या देखते हैं कि रूइन लेफ्रस शेल्स, मतलब रूइन मतलब जो जिनका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है, ठीक है, लेफ्रस शेल्स लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर। तो रास्ते पर कुछ बेगर्स बैठे हुए हैं, बेगर्स यानी भिखारी, जो कटोरा लेकर बैठे हुए हैं, और उनके शरीर पे बहुत सारे जख्म है, ठीक है, उनको बहुत सारे डिसीज़ हो चुके हैं। तो जो शेल रहती है, शेल मतलब जो रहती है सी में हमें मिलते, जो झुकी हुई रहती है, ठीक है, तो उसी तरह से वो रास्ते के दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी, अपना जो पूरा आगे का जो हिस्सा है सर का, वो झुका हुआ, ऐसे झुका हुआ रख के वो भीख मांग रहे हैं रास्ते पर, और रास्ते के दोनों तरफ है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया, मतलब बताया गया है कि लेफ्रस शेल्स लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर। लीनिंग्स मतलब जो आगे का जो हिस्सा होता है वो ज़मीन की तरफ झुका हुआ रहता है, तो इसलिए लेफ्रस शेल्स लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर। जो लेफ्रस मतलब जो शेल होती है, शेल आपने देखी थी, तो शेल ऐसे झुकी हुई रहती है एक तरफ, ठीक उसी प्रकार ये जो बेगर्स है, जो मतलब
उनका जो जीवन है पूरी तरह से खराब हो चुका है और उसके जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो वो एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं। उस तरफ भी भिखारी है, इस तरफ भी बेगर्स है, और उनके शरीर पे बहुत सारे जख्म है, बहुत सारे डिसीज़ है। वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर सकते हैं। अ मास ऑफ क्राउच फेसेस विदाउट नेम्स। तो क्राउच फेसेस मतलब झुके हुए, जमीन की तरफ जो झुके हुए फेसेस जो हो उनके, जमीन की तरफ ऐसे झुके हुए फेसेस है, तो उसके यहाँ पर क्राउच फेसेस लिखा गया है, मतलब वर्णन किया गया है। ए मास ऑफ क्राउच फेसेस, बहुत सारे वहाँ पर क्राउच फेसेस है जो कि विदाउट नेम, जो कि उनका कोई नाम नहीं था, उनका कोई पता नहीं था, विदाउट आइडेंटिटी वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये दृश्य पोएट ने दिखा सुबह सुबह कि कुछ बेगर्स भीख मांग रहे हैं सुबह सुबह रास्ते पर, और उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो बस भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उनको डिसीज़ है, उनको बहुत सारे जख्म हैं। अब आगे अगले स्टैंजा में वो क्या बता रहे हैं? एंड सडनली ब्रेक्स आउट माई हाइट इनटू द स्मोकी ब्लेज ऑफ सलन सोलिटरी पायस दैट फिल्स माई एजिंग मदर। तो अब उनके साइड में, पोएट के साइड में एक जो है सोलिटरी पायस, मतलब एक चिता जल रही थी। तो उस चिता में से जो धुआं आ रहा था, उस धुएं ने पोएट को अचानक याद दिला दिया कि उनके मदर की भी एक इच्छा थी, एक डिज़ायर थी। अब वो डिज़ायर क्या थी आगे जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें वहाँ पे उन्होंने बताया है। तो उनके मदर की एक डिज़ायर थी, वो याद आ जाती है। किस तरह से? जिस तरह से पोएट अपने माँ के वॉर्म से, कोख से बाहर आते हैं, ठीक वैसे ही उनके माइंड से एक आइडिया, मतलब एक विचार बाहर निकलता है, और वो जहाँ पर खोए हुए थे वो वहाँ से प्रेजेंट में बाहर आते हैं। एंड सडनली ब्रेक्स आउट माई हाइट into the smoky blaze of sullen sultry pyres that fills my aging mother। तो साइड में जो चिता चल रही थी उसके धुएं से जो धुआं आता है, तो उस धुएं ने उनको याद दिलाया, उनको उनकी जो इमेजरी, मतलब जो सोच रहे थे वहाँ से वो बाहर आ गए प्रेजेंट में, और उन्हें कुछ याद आ गया कि उनकी माँ की एक इच्छा थी। तो क्या इच्छा थी? तो अगले स्टैंडर्ड में वो बताते हैं कि हर लास्ट विश टू बी क्रिमेटेड हियर ट्विस्टिंग uncertainly like light on the shifting sands। तो उनकी जो उनके मदर की लास्ट विश ये थी कि इस होली प्लेस में, जो कि लॉर्ड जगन्नाथपुरी, इस मंदिर में उनकी माँ का अंतिम संस्कार हो, ये उनकी मदर की लास्ट इच्छा थी। तो अचानक उनके मन में वो विचार आया। तो यहाँ पर वही बताया गया है, जिस तरह से एक जो प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, वो बदलती जो रेत होती है हवा से या फिर पानी से, उस रेत का स्ट्रक्चर बदलता है। तो उस बदलती रेत में जिस तरह से सन का लाइट नीचे गिरता है, बस उसी तरह से उनका विचार आया और उनको याद दिलाया कि उनकी मदर की एक लास्ट इच्छा थी कि मुझे भी मेरे मदर को इस होली प्लेस में उनका अंतिम संस्कार करना है मरने के बाद, क्योंकि ये एक मोक्ष द्वार है, एक साल्वेशन का एक माध्यम है। तो इस तरह से इस पोएम में जयंत महापात्रा जी ने एक डिस्पैरिटी को बताया है कि हिंदुइज्म में किस तरह से एक तरफ हम देखते हैं कि जो लॉर्ड जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है एक साल्वेशन का एक द्वार है, एक मोक्ष द्वार है, लेकिन दूसरी तरफ इसी मंदिर में हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखती है कि जो नैतिकता के परे है, मतलब बहुत विरोध है नैतिकता से, मतलब इंसान ने, समाज ने उनको अपनों से दूर किया है, जैसे कि विडो वुमन, उनको अलग कर दिया है, तो उनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। दूसरी तरफ जो बेगर्स है उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो सुबह सुबह भीख मांग रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि अगर भगवान है तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, हमारे समाज में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों इतनी डिस्पैरिटी है। तो इस पोएम में जयंत महापात्रा जी ने रिलीजियस सिग्निफिकेंस को दिखाया है, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम he also reveals the reality of the place by depicting the disparity present in the pious and religious land of Puri। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि इस पोएम को आपने सही तरीके से समझा होगा। पोएम आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पोएम मुझे भी बहुत अच्छी लगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।